नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल TW वर्ड पाठशाला पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप ऑनलाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे, जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास के आज के शानदार सेशन में। पहला टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाल थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में की गई थी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो कालीकट बंदरगाह के तट पर जोमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, जो 1905 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। नोट: भारत में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने लागू की थी। विभिन्न देशों के खोजकर्ता: वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तस्मान ने तस्मानिया न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में वायसराय काल में गोवा के पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया। नोट: पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेज आर्मेड का काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच हॉलैंड, जो वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन: पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाल की थी, ये 1498 ईस्वी में भारत आई थी और इसने अपनी फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी। ये 1600 ईस्वी में आई थी और अपनी ये फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो हॉलैंड के निवासी थे, जिसका वर्तमान नाम नीदरलैंड है, ये 1602 ईस्वी में आए थे भारत और मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क के निवासी थे, 1616 ईस्वी में आए और इन्होंने अपनी फैक्ट्री ट्रैंकोबार त्रावरकोर में खोली थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस के थे, इन्होंने 1664 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का क्रम: पहले डच आए, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश आए। नोट: यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 ईस्वी में यहीं से ये गए। पुर्तगाल जो थे, ये 1498 ईस्वी में
सबसे पहले आए और इन्होंने 1961 ईस्वी में सबसे अंत में भारत से गए। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा ये किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच और अंग्रेज दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय भारत का सम्राट अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। महत्वपूर्ण नोट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज गवर्नर था, ये औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा फसल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारुखसियर। महत्वपूर्ण नोट, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई द्वीप सौंप दी व्यापार के लिए। प्रमुख शहरों के संस्थापक, कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चार्नॉक हैं। मद्रास शहर का संस्थापक फ्रांसिस डे हैं। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस वो हर्बर्ट बेकर और मुंबई के संस्थापक गोरार्ड अंगियार थे। फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय तथ्य, यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। वर्ष 1964 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रैंक कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रैंक कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। महत्वपूर्ण नोट्स, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में बनवाया गया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मोर्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेजी अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। वांडी वास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैंपल की संधि से 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त
बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल के अलीवर्दी खां थे, इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो 20 जून 1556 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला नवाब के शासनकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो अलीनगर की संधि क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी युद्ध से, जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुई था। वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनवाया? तो मीर कासिम को बनवाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। महत्वपूर्ण पॉइंट, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइड के सुजाउद्दौला तथा क्लाइड के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइड तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि में के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में दैव शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इलाहाबाद संधि के पश्चात बंगाल में दैव शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। ब्लैक होल की घटना जो थी 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। बनारस की संधि जो 1973 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। बंगाल में दैव शासन किसने लागू किया? तो बंगाल में दैव शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। वर्ष 1772
1772 ईस्वी में गवर्नर ने धैर्य शासन को समाप्त कर दिया। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने धैर्य शासन को समाप्त कर दिया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। प्रथम भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर को ICS अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो 1935 ईस्वी में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलिस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, जिसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया। व्यापकता का सिद्धांत या राज हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया था। नोट, राज्य हड़प नीति में ये कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता मास्टर रेल इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस एवं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्राप्त हुआ? यहाँ साथियों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये जॉन लॉरेंस इसका आंसर है। फिर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा निर्मित की गई। राज उपाधि अधिनियम 1876 में पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरीय हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया, जो 1880 ईस्वी में भारत में का प्रथम अकाल आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नोट, 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1865 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुटीर उद्योग विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो काओसजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम चाय बागान 1833 ईस्वी में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पाडेकर ने 1765 से 1772 ईस्वी काल को डाकू राज कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार थे के एम पाडेकर ने 1765 से 72 ईस्वी का जो कार्यकाल था उसे डाकू राज कहा है। प्रमुख कृषि पद्धतियां। तिनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। भारत में रेलवे के जनक। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। इजारेदारी प्रथा जो थी इसने वारेन हेस्टिंग ने भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और TWR पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF आप हमारे TWR टेलीग्राम पाठशाला के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको सफलता के लिए शुभकामनाएं।